हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। आज की क्लास शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में मैंने आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ही खास चैप्टर लाया हूं जिसका नाम है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्रों के बारे में जानेंगे, चित्र की सहायता से समझेंगे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है और कहाँ पर कौन से पोषक तत्व डाइजेस्ट होते हैं, उनका पाचन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उन्हें ऊर्जा भोजन के द्वारा मिलेगा। लेकिन भोजन के द्वारा उन्हें तभी मिलेगा जब कोई भी जीव भोजन को डाइजेस्ट करेगा। अब भोजन के अंदर ऐसे कुछ पोषक तत्व होंगे जिनके द्वारा हमारे शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। तो आइए समझते हैं पाचन तंत्र। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमने चित्र बना रखा है आप लोगों के लिए और इसमें अलग अलग संरचनाएं हैं, तो उसको हम समझते हैं। तो आइए समझते हैं पहले कि किसी भी जीव को, मान लो अगर कोई जीव है, अगर उसमें जीव है जय प्रक्रम हो रहा है, तो उन्हें जय प्रक्रम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिल सकता है? पोषक तत्वों से मिल सकता है, पोषक तत्वों से मिल सकता है। और पोषक तत्व कहाँ से मौजूद होंगे? भोजन में ना। पोषक तत्व का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया ना। तो इसमें से कुछ ऐसे तत्व होंगे जो ऊर्जा देने का काम करेंगे, परंतु कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जो आपकी कोशिकाओं को और ऊतकों का मरम्मत करेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर इन पोषक तत्वों का पाचन हमारे शरीर के किस हिस्से में हो रहा है? आमाशय में हो रहा है, आंत में हो रहा है, या फिर मुख गुहा में हो रहा है? कहाँ पर कौन से पदार्थों का पाचन हो रहा है? तो प्रत्येक जीवों को क्रिया करने के लिए, उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि पृथ्वी का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सूर्य के द्वारा क्या करते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए पौधों को उत्पादक कहा जाता है, परंतु पौधों के द्वारा जो भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। तो वही चीज हमें समझना है बेटा कि यहाँ पर देखो जैव प्रक्रम है, तो जैव प्रक्रम मतलब होता है कि जीवों में होने वाली क्रिया को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जीवों में जो ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है, ठीक है, उसी को हम पोषण कहते हैं। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर जैव प्रक्रम है तो इसके द्वारा ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? पोषक तत्व से मिलेगा। और पोषक तत्व कहाँ मौजूद होते हैं? भोजन में। तो किसी भी पदार्थ से ऊर्जा लेने की जो विधि है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी जो कहलाती है, वो कहलाती है पोषण। जो पोषण होता है जीवों में मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो स्वापोषी पोषण होता है, एक तो परपोषी होता है। स्वापोषी का मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वापोषी कहते हैं, परंतु जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? परपोषी या विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो आज यहाँ पर वो टॉपिक नहीं है, लेकिन आज हम आपको पाचन तंत्र के बारे में ही बताएंगे, तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो यहाँ देखिए, तो अब परिभाषा अगर हमको देनी है किसकी? पाचन तंत्र की देनी है। तो पाचन तंत्र की परिभाषा देने के लिए तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बच्चे कि पाचन तंत्र की परिभाषा क्या होगी। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ अगर हम पाचन तंत्र की परिभाषा लिखना चाहें, पाचन तंत्र, तो कह सकते हैं कि भोजन के पाचन में सहायता करने वाला जो तंत्र है उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र की परिभाषा क्या होगी? पाचन तंत्र की परिभाषा हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। कहाँ? यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि पाचन की परिभाषा क्या होगी।
पाचन की परिभाषा क्या होगा कि सरल पदार्थों को किसमें चेंज कर देना है, सरल पदार्थों को चेंज कर देता है, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया बच्चों, यहाँ पर लिखना है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है क्या, पाचन कहलाती है। जैसे मान लो कि आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाकर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। प्रोटीन खाया तो प्रोटीन अमीनो में बदल जाता है, जबकि वसा जो खाते हैं वो वसी अम्ल में बदल जाता है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर जो भी अणु डाइजेस्ट होंगे वो सरल होने चाहिए। तो यहाँ पर पाचन की जो परिभाषा है हमने आपको बता दिया कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। लेकिन भोजन को पचाने वाले जो प्रमुख अंग हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तरफ होगा आपका आहार नाल होगा, जिसके अंदर भोजन होके जाके गुजरेगा। दूसरी तरफ आपकी होंगी पाचक ग्रंथियाँ, और पाचक ग्रंथियाँ जो होती हैं वो एंजाइम छोड़ती हैं, जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो पाचक ग्रंथियों का काम यही है ना कि भोजन के अगर एंजाइम्स नहीं होंगे बच्चे तो भोजन का डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पे रिएक्शन कहाँ होगा, कहाँ वसा पे होगा, कहाँ प्रोटीन पे होगा। तो इसलिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, बिना एंजाइम्स के भोजन का पाचन असंभव है। तो आइए समझते हैं बारी बारी से चित्र में और किसका क्या कार्य है। जैसे कि यहाँ संरचना में देख पा रहे हैं आप लोग, आपको संरचना में दिख रहा है बच्चे, जैसे यहाँ जीभ है, आँख है, नाक है, मुख है, और यहाँ पर कान है, फिर लार ग्रंथियाँ हैं जो आपके नीचे, कान के नीचे, जीभ के नीचे, ठीक है, लार ग्रंथियाँ होती हैं जिससे लार स्रावित होते हैं। ये आपको आहार नली दिख रहा है जहाँ से भोजन होकर गुजरता है। ये आपका आमाशय है, ठीक है, जिसे आम भाषा में हम पेट कहते हैं। जो भोजन होता है वो ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुँच जाता है। फिर यहाँ पर देखिए आपका अग्न्याशय है, फिर आपका जो है बड़ी आंत है, फिर आपका मलाशय है, फिर गुदा है, छोटी आंत यहाँ मैं दिखाया हूँ, पित्ताशय है, यकृत है, यहाँ पर दांत है, मुख गुहा है, मुख है, नाक है। तो ये सभी भोजन के पाचन में सहायता करने वाले अंग हैं। तो आइए समझते हैं इसको अब बारी बारी से। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं मुख से। ये जो मुख है, ऊपर वाला जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा है। तो जो नीचे वाला जबड़ा है वो गतिमान होता है, मतलब कि जो नीचे वाला जबड़ा है वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे गति करेगा। परंतु ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो क्या है, एक ही जगह पर फिक्स होता है। लेकिन इसके अपवाद में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनका ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा दोनों गतिमान होता है। जैसे घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया। तो उन दोनों का जो जबड़ा होगा वो दोनों काम करता है। ये दोनों, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, दोनों जबड़ा काम करते हैं अपवाद में। परंतु सभी जंतुओं में, मनुष्यों की बात करें तो उनका जो निचला वाला जो जबड़ा है वही गतिमान होता है, और सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की ही होती है। और जो मुख है, इसके नीचे जो है वो आपका है मुख गुहा, यानी कि मुख के नीचे जो मुख में, ये देखो जैसे मान लो ये मुख है और इस मुख के अंदर क्या है कि बीच में आपको खाली जगह दिख रहा है। तो जहां पर खाली जगह दिख रहा है तो उसी को हम बोलते हैं मुख गुहा। मुख के अंदर जो खाली जगह है उसी को हम मुख गुहा कहते हैं। अब मुख गुहा के अंदर क्या क्या संरचनाएं होंगी, तो मुख गुहा के अंदर दोस्तों आपका क्या हो सकता है, जैसे यहाँ दांत है, दांत के अलावा यहाँ जीभ है। तो दांत का क्या काम है, दांत क्या करता है कि आपने जैसे ही भोजन को अपने मुख में रखा तो जो दांत होता है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। एक तो दूध के दांत होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है, एक तो स्थायी दांत होते हैं तो जिनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। दूध के दांत बाल्यावस्था में निकलते हैं
और किशोरावस्था तक रहते हैं। उसके बाद दांत जो है जो दांत उसके बाद निकलते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। तो दूध के दांत टूटने के बाद पुनः दांत निकलते हैं, तो उसके बाद अस्थायी दांत का जन्म होता है। तो इस तरह से अगर निकलने के आधार पर देखा जाए दांत तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो दूध के दांत होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, स्थायी दांत। अगर बच्चों आपसे पूछा जाता है कि दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 20 होती है, जबकि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अब उनकी संरचना के आधार पर देखें कि दांत कितने प्रकार के हैं। तो दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से कृंतक है, रदनक है, अग्रचवर्णक है, चवर्णक है। जो अग्रचवर्णक होता है वो बच्चों में अनुपस्थित होता है, मतलब जब दूध के दांत निकलते हैं तब तो पहले चवर्णक ही निकलता है, बाद में जो है कि निकलता है अग्रचवर्णक, उनके बीच में खाली जगह होता है। तो ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो दांत का फार्मूला होता है वो 21-23/21-23 होता है, जिनकी पूरी संख्या हो जाती है 32। फिर लास्ट में एक दांत और निकलता है जिसे बुद्धि का दांत कहते हैं, और वो दांत बहुत ही पीड़ादायक होता है। जब व्यक्ति 20 से 25 साल तक हो जाता है तो उसके अंतराल में ही एक दांत निकलता है, बुद्धि का दांत। और इसलिए जो मनुष्य है वो अगर किशोरावस्था में पहुंचता है तो उतनी समझदारी उसके अंदर विकसित नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है, जैसे ही युवा अवस्था में पहुंचता है तो उसकी समझदारी धीरे धीरे डेवलप होती है। और समझदारी क्यों ना डेवलप हो, क्योंकि जब हमारी उम्र बढ़ती है तब हमें जीवन का उतना अनुभव नहीं होता है, और जो हमें सिखाने का प्रयास करते हैं हमें लगता है कि ये हमें डांट रहे हैं या हमारे लिए बुरे हैं। तो जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जिनके पास अनुभव है, तो वो ये कहते हैं कि भैया देखो ये काम मत करो क्योंकि ये काम गलत है, और ये रास्ता जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो रास्ता गलत है। फिर भी हम मनमानी करते हैं, चलते हैं। लेकिन उसका भी अपना एक फायदा है कि अगर हम ना मान के चलते हैं, जब हमें ठोकर लगती है तो हमें ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि किसी की समझाई हुई बात हमें समझ में कहाँ आती है। अगर कोई समझाएगा तो समझाने वाले को हम बेवकूफ़ समझते हैं ना, कह रहे यार ये तो नहीं पता है, इसको तो नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात है, समझाने वाले को जो बेवकूफ़ समझते हैं उन्हें पता नहीं कि वही सबसे बड़े बेवकूफ़ है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन का अनुभव ही नहीं है। कभी आप बुजुर्गों के पास बैठिए तो उनके पास जीवन का जो अनुभव है वो शायद युवा के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने लाइफ को बहुत ही करीब से देखा है। और वे लोग जो जीवन में अपने असफल है तो उनके पास तो और भी अनुभव है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने कहाँ पे कमी किया और हमें असफलता क्यों मिली। तो ये चीजें हैं बच्चे, तो उस चीज को समझना है हमको कि जब भी कोई आपसे बड़ा बुजुर्ग या आपसे कोई बड़ा अनुभवी व्यक्ति आपसे कहे कि हाँ इस प्रकार के कार्य को आप करिए, तो ये गलत है तो आप करो, लेकिन आपका जो ड्रीम है, जो आपके लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। आप अपना तरीका बदल दीजिए। भाई जितने भी बड़े लोग होते हैं वो तो नहीं कहते कि ये मत करो। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को पहचानिए, और उस क्वालिटी को पहचानने के बाद क्या करिए कि उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए। और किसी की बातों से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई रोका टोकी करता है तो उसमें आप ठीक है उसको समझने का प्रयास करें, उसको पॉजिटिव वे में ही ले, निगेटिव वे में ना ले। क्योंकि जब नदियाँ रास्ते में चलती है ना तो वो नहीं देखती हैं कि कैसा ज़मीन पड़ेगा, कैसा पत्थर पड़ेगा, सबसे जो है कि लड़ते झगड़ते रास्ता अपना निकाल लेती हैं। नदियों की अपनी खासियत है। तो बनो नदी, निकलो और जहाँ भी निकलो सबको निर्मल करते जाओ। और नदियाँ जब निकलती हैं तो उन्हें इस चीज़ का भय नहीं होता है कि किसी भी नदी से आके नाला मिल जाएगा, हमें वो दूषित कर देगा। तो वो गंदगी से नहीं घबराती हैं और लगातार अपने साथ उस गंदगी को बहाकर किनारे लगा देती हैं। और वास्तव में जीवन की यही सच्चाई है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम दांतों के बारे में बात कर रहे थे। तो दांत संरचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक होते हैं, रदनक होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं, चवर्णक होते हैं। और दांतों का जो सबसे कठोर भाग होता है वो इनेमल होता है। जो इनेमल होता है वो डेंटिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है।
तो ये रही थी दांतों की संख्या। दांत एक्चुअली में क्या करते हैं कि हमारे चेहरे का एक तो स्माइल बना के रखते हैं। अब सोचो कि किसी का दांत अगर टूट जाए, अगर वो हंसता है तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो चेहरे का, वो पूरा बदल जाता है। इसलिए दांतों को साफ रखें, स्वस्थ रखें। ठीक, किसी भी प्रकार का रोग हो तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि दांतों का रहना बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो बुढ़ापे अवस्था में ही तो दांत टूट जाते हैं, परंतु कुछ बुढ़ापे में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के दांत बड़े मजबूत होते हैं, बना के रखते हैं अपना। आइए समझते हैं आगे। तो मुख गुहा के अंदर दांत है, दांतों के बारे में हमने बात कर लिया है बच्चे। बाकी अब आ गया है मुख गुहा। तो अगर आपसे पूछा जाता कि जो भोजन का पाचन क्रिया होता है वो मुख से ही प्रारंभ होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं जीभ की। तो जीभ बड़ी चंचल, बड़ी होशियार, इसे हर चीज़ खाने की आदत होती है। एक्चुअली में जीभ की नहीं, ये जो आपके दिमाग के अंदर जो पार्ट्स हैं, चाहे वो सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम है, उसका इम्पल्स तो वहीं से आता है। लेकिन दोष किसको लगता है? जीभ को लगता है कि जीभ ही चटर पटर करती है ना। तो अगर उसे कंट्रोल में रखेंगे, अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे, तो जीभ कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ समझते हैं कि जीभ का कार्य है क्या। जीभ क्या करती है कि भोजन जो आप मुख में रखते हो, तो भोजन को इधर उधर जो है कि ये उलटती पलटती रहती है, ताकि भोजन में जो लार है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और दूसरी बात है कि भोजन के अंदर जो टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। जीभ का काम ये है। और जीभ जो है भोजन को स्वेलिंग करने में भी सहायता करती है। तो जीभ एक प्रकार का जो है संवेदनशील अंग है, एक प्रकार के सेंस ऑर्गन है। और जीभ के टिप पर, यानी उसके जो ऊपर है, जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद को ग्रहण करती हैं। और इसमें रीजनरेशन का पावर भी होता है। अच्छा, एक खास बात यह है बच्चे कि जीभ के अंदर एक हड्डी भी होती है ना, उससे जुड़ी हुई। वो ऐसी हड्डी होती है जो किसी भी हड्डियों से जुड़ी नहीं होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइओइड। हाइओइड जो हड्डी होती है वो शरीर के किसी भी हड्डी से कनेक्ट नहीं होती है। तो ये आपका रहा इंपॉर्टेंट नोट। आइए आगे समझते हैं। तो यहाँ पर जीभ की बात कर लिए बच्चों हम। तो जीभ की बात करने के बाद जो है कि अब हम बात करेंगे किसके बारे में? नाक के बारे में बात करें। तो नाक भी तो एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है, जो क्या करता है? किसी भी स्मेल्स को एक्सेप्ट करता है। और दूसरी बात है कि वायु को क्या करता है कि आपके फेफड़े तक पहुंचाने का काम करता है। और यह क्या करता है कि वायु के साथ आए हानिकारक पार्टिकल्स को क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ कान की बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है। अब हम बात करते हैं लार ग्रंथियों की बात करते हैं। तो लार ग्रंथियां क्या करती हैं? ये पाचक ग्रंथियों में आती हैं, जो क्या करते हैं? लार का श्रवण करती हैं, मतलब लार को निकालती हैं। लार का जो पीएच मान है वो 6.8 है। कितना है? 6.8 है। और लार के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स समझते हैं। एंजाइम शब्द का प्रयोग जो है कुहने नामक वैज्ञानिक ने किया। और जो एंजाइम्स होती हैं वो बाह्य स्रावी ग्रंथियों से निकलती हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलती हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। तो एंजाइम शब्द का प्रयोग कुहने ने किया, परंतु हार्मोन्स शब्द को जो है टर्म किसने दिया? स्टार्लिंग ने दिया 1906 में। तो लार ग्रंथियां जो होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक तो होती है अधोजिह्वा, हनुजिह्वा, कर्णमूल। जो कर्णमूल है, कर्णमूल का मतलब होता है जो पैरोटिड है वो आपके जस्ट कान के नीचे होते हैं। हनुजिह्वा, अधोजिह्वा, हनु का मतलब ये है इसके जस्ट नीचे जो यहाँ पर होते हैं लार ग्रंथियां। और अधोजिह्वा मतलब जो जीभ है, तो जीभ के जस्ट नीचे लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ये लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं। और इस लार में उपस्थित, जिसे हम टालिन कहते हैं और इसे एमाइलेज भी कहते हैं, तो यह स्टार्च का पाचन करती है। उसके अलावा इसमें है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। यह है लाइसोजाइम का कार्य। तो लाइसोजाइम एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि
एंजाइम्स है, ये भी महत्वपूर्ण एंजाइम्स है क्योंकि यह स्टार्च का पाचन करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों कि जो भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू हो जाता है, यहीं से भोजन का पाचन शुरू होता है। तो जब यहाँ पर भोजन अच्छी तरह से पिस जाने के बाद, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ता है। खाना खाते समय ध्यान रखना है कि खाना खाते समय आप डॉक्टर जो कहते हैं वो पानी नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पानी कह दिया डॉक्टर ने या टीचर ने कह दिया पानी नहीं पीना चाहिए तो नहीं पीना चाहिए। अगर आपका खाना रुकता है तो अगर कहीं पर फंस रहा है खाना तो पानी को 1-2 घूंट पी लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है ना, क्योंकि खाना फंस जाएगा तो फिर वो अपने सिद्धांत पर अड़े रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो जली, अब कैसे फंसेगा कैसे, खाना खा रहे हो ध्यान कहीं और है, जल्दी जल्दी खा रहे हो तो भोजन तो फंसेगा ही ना। आइए आगे समझते हैं। तो इस तरह से यहाँ से जब भोजन टूट जाता है तो टूटने के बाद क्या होता है कि इसमें भोजन में जब भोजन ऐसे ऐसे जीव आगे की तरफ करता है तो इसमें एक गति होती है जिस गति को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझ रहे हैं। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो जब बेटा इसमें भोजन का अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो यहाँ पर एक गति होगी जिस गति को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भोजन का पाचन तो होगा नहीं आहार नली में, तो भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करेगा कौन, आहार नली। आहार नली में भोजन का पाचन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर पाचक ग्रंथियां तो होती ही नहीं है। जब वहां पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं तो भोजन पाचन होने का कोई संभावना नहीं है। परंतु इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि मुख गुहा में जो भोजन उपस्थित है वो ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुंचा जाता है, आमाशय में। अच्छा, इसकी एक खासियत है कि आमाशय का ये वाला जो भाग कहलाता है इसको हम बोलते हैं कार्डियक कहते हैं। कार्डियक कहते हैं। कार्डियक भाग क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हृदय के पास होता है ना, तो एक वाल्व का काम करता है। तो जब भोजन क्रमाकुंचन गति की करते हुए आमाशय से आहार नली से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो ये जो वाल्व होता है ना बच्चों ये खुल जाएगा। जब ये वाल्व खुलेगा तो ये भोजन अंदर आ जाएगा, लेकिन जैसे भोजन अंदर आया तो ये वाल्व बंद हो जाता है। अब कोई खाना खा ले, खाना खाने के बाद अगर उसे उल्टा लटका दें तो क्या उसके मुख से भोजन बाहर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है कि वाल्व यहाँ पर बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन में ये वाल्व खुल जाते हैं, जैसे आपको उल्टी आती है, वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है, तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो इम्पल्स भेजता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि जब आपको नौजिया फील्स होते हैं, मतलब उल्टी वाली जो महसूस होता है, तो ये जो वाल्व होते हैं वो खुल जाते हैं। और उल्टी आने के कई रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है किसी स्मेल की वजह से आ जाए, या फिर आपने जो है कि जो भोजन खाया है उस भोजन में जो है कि सड़ा हुआ भोजन हो, या फिर रखा हुआ जो बासी भोजन है उसको खा लिया आपने, शाम वाला भोजन सुबह खा लिया, तो हो सकता है खुला हो, उसमें बोट्यूलिज्म बैक्टीरिया जो है उसको इन्फेक्ट कर देता है भोजन को, तो भोजन में विषाक्तता पैदा हो जाती है जिसके कारण उल्टी हो जाती है, क्योंकि बॉडी ये चाहती है कि हम अपने अंदर कोई भी अनावश्यक चीज़ों को नहीं रखें। समझे हो, आगे चलें, आइए देखते हैं। तो कार्डियक है, और ये वाला जो भाग कहलाता है, ये वाला जो कहलाता है, ये जो भाग है इस भाग को हम बोलते हैं काय, अर्थात इसे हम बॉडी कहते हैं। जबकि इसका जो इधर वाला भाग है वो कहलाता है पाइलोरिक भाग। क्या कहलाता है, पाइलोरिक भाग कहलाता है, जो यहाँ कर अमाशय का अंतिम भाग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिख रहा है, एक तो अमाशय दिख रहा है। अमाशय में क्या है कि अमाशय का काम क्या है, अमाशय जो है HCl सोराइड करता है। तो HCl का जो HCl की बात करें तो इसका मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका pH मान होता है 1.8। कितना होता है,
1.8। अब यहाँ देखो लिखा हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब जल से है ना, इसमें क्लोरिक यानी क्लोरीन की मात्रा है, अम्ल की मात्रा है, ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो क्या करता है कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं या फिर किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। क्योंकि लार से, लाइसोजाइम से जो भी भोजन में जो जीवाणु बच गए, तो अगर वो अमाशय में आते हैं तो उन जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और इसके अलावा क्या करता है कि भोजन के साथ आए जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनको ये क्या करता है, नष्ट कर देगा। HCl काम है। कभी कभी HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम होती है ना, जिसे कच्ची ढकार के नाम से जानते हैं। यहाँ हमारा जो गला है ये जलने लगता है ना, समझे हो, आगे बढ़ें। तो ये है HCl। तो HCl जो इसमें है, pH मान कितना है, 1.8 है। अमाशय में ऑक्सीजेंटिक सेल्स होती हैं जहां पर जठर ग्रंथियां होती हैं। तो जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस स्रावित होते हैं और उस जठर रस में कई प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, है ना। तो यहां पर समझना हो क्या, क्या समझना होगा, तो HCl को मुक्त करता है और दूसरा है पेप्सिन एंजाइम्स, ये स्रावित करता है। और यहां पर प्रोटीन का पाचन होता है। और एक चीज दोस्तों कि यह क्या करता है कि यहां पर जो व्यक्ति अल्कोहल लेते हैं तो उस अल्कोहल को भी ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। तो जब आदमी अल्कोहल लेता है तो वो डायरेक्टली आपके अमाशय में जाता है, ठीक। और हमें नहीं लगता कि अल्कोहल लेने की आवश्यकता क्या है, कुछ लोग उसको अपना जरूरी समझते हैं, ठीक है। और अगर आप देखा जाए तो जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके पास कमाई ढमाई ठीक नहीं है या फिर ठीक से उनका इनकम स्रोत नहीं है, फिर भी वो शराब का सेवन करते हैं। क्योंकि वो मेहनत वाला काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम थक गए तो शराब पी लेंगे तो हो सकता है कि हमारी थकावट दूर हो जाए, लेकिन वो ऐसा करके बहुत गलत करते हैं। अब 400-500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति शाम को शराब पी के आता है तो सोचो कि उस घर का माहौल कैसा होगा। क्या उस घर में बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ पाएंगे? ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना, सोचें कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बच्चों पर, जो हमारे परिवार का जो माहौल है वो कैसा होगा। और मुझे एक चीज़ तो निश्चित तौर पे है कि जो शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, वो अधिकतर जो कम पैसे कमाने वाले व्यक्ति होते हैं वही जो है अल्कोहल का सेवन करते हैं। अब उनके घर में प्रॉब्लम आ जाती है कि उन्हें तंबाकू खाना है, उन्हें सिगरेट पीना है, उन्हें बीड़ी पीना है, उन्हें जो है शराब पीना है, एक भी नशा उनका बाकी नहीं रहता है। उन्हें लगता है कि हमें ऐसा करके, ठीक है, हम बड़ा महान काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि हम अपनी फैमिली को कहाँ ले जा रहे हैं, किस ओर ले जा रहे हैं। बच्चों का भविष्य का ठिकाना नहीं होता है, लेकिन वो जिनके बच्चों का भविष्य का ठिकाना नहीं होता है वो ठीके पे पहुंच जाते हैं। तो ये हालात हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, या भारत के किसी भी राज्य की बात करें तो उसमें लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब मतलब उसे आम भाषा में गांव में दारू के नाम से जानते हैं। दवा, दारू एक दवा की तरह जो है कि इसका दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, अब किसी को समझाने जाओ, किसी को कहने जाओ तो उन्हें लगता है, कहते हैं कि भैया तुम्हारे बाप का थोड़ो पी रहे हैं, तुम हमको कमा के थोड़ो पिला रहे हो, या फिर तुम्हारे पैसे का नशा कर रहे हैं, तुम कौन होते हो कहने वाले। तो जब इंसान ऐसे जवाब दे देता है तो भला उसका क्या जाता है, क्यों भाई मना करे, पियो खाओ अपना मस्त रहो, ठीक है, नुकसान तो आपका ही होगा ना। लेकिन आप ऐसा करके उन बच्चों का जो भविष्य है, जो आपके बच्चे हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, अंधेरे में ढकेल रहे हैं। तो इसलिए सावधान हो जाइए। जितने भी मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं जिनके पास कहते हैं कि हमारे पास बेरोजगारी, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास गरीबी है, तो मुख्य कारण, जो गरीबी का जो मुख्य कारण है वो उनकी हैबिट है, उनकी आदत है। अगर व्यक्ति अपनी आदतों को सुधार ले तो उनकी गरीबी पल भर में दूर हो जाए। अब घर में बैठने से आपके पास पैसा थोड़ा ना आ जाएगा, इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो ना आपके पास पैसा आएगा। पैसा से थोड़ा आएगा, पैसा तो आपके पास उड़ रहा है, बस आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। तो इसलिए आगे चलते हैं। तो तंबाकू, गुटखा, शराब ये सब सेहत के लिए हानिकारक हैं, तो इसे सेवन ना करें।
और अपने परिवार को बचाएं, अपने देश को बचाएं। और आइए हम आगे समझते हैं। शायद हमारी बातें कुछ समझ में आ गई हो तो समझाएं ज़रूर, क्योंकि समझेंगे तो उसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं तो उसमें सिर्फ आपका ही फ़ायदा होना है, मेरा तो बिल्कुल नहीं होगा। आइए हम आगे समझते हैं। तो पेप्सिन्स है, तो पेप्सिन है जिसमें प्रोटीन का पाचन हो जाता है, तो उसके अलावा इसमें अल्कोहल का पाचन हो जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल अधिक मात्रा में लेता है तो वो फैट के रूप में लीवर में जाके इकट्ठा हो जाता है, बाद में वही रोग का कारण बनता है जिसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। आइए आगे समझते हैं। अगला है अग्न्याशय या अग्न्यासी रस। अग्न्यासी रस अग्नाशय है, तो अग्नाशय की बात करते हैं तो अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेटा यह क्या करती है, एक तो हार्मोन छोड़ती है और दूसरा क्या छोड़ती है, एंजाइम छोड़ती है। हार्मोन छोड़ने के लिए इसमें जो है कि सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, गामा सेल्स होती हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन छोड़ता है, जो क्या करता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि जो बीटा कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन छोड़ती हैं। इंसुलिन क्या करता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज को कम करने में सहायता करता है। तो जब यही इंसुलिन बनना बंद हो जाता है ना, तो व्यक्ति को हो जाता है शुगर, जिन्हें हम डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अग्नाशय है महत्वपूर्ण काम करता है, और सबसे बड़ी बात कि यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यह अग्न्यासी रस स्रावित करता है, जिसमें ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिन्स होता है, पेप्सिन्स होता है। उसके अलावा उसमें जो है कि आपका एमाइलेज है, लाइपेज है, जो क्या करते हैं कि वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बाकी हार्मोन्स तो निकालता है, जो ये ग्लूकोज को क्या करता है कि बैलेंस करने का काम करता है। इंसुलिन की खोज बेस्ट एंड बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। आइए हम आगे समझ लेते हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत से पहले हम ये समझते हैं, आइए हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर यकृत है। तो मानव के शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, जिसका वजन है 1.5 kg, चॉकलेटी रंग की होती है, जो 2 भागों में बटी होती है। और यह हमारे शरीर के अंदर आए जो भी विषाक्त पदार्थ हैं उसको नष्ट तो करती है, उसके अलावा यह महत्वपूर्ण एंजाइम्स भी रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, भोजन का पाचन होने में मदद मिलती है, या फिर भोजन के पाचन में सहायता करती है। लीवर, इसे यकृत, जिगर के नाम से भी जानते हैं ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह जैसे तेल मसाला खा रहे हो आप, ठीक है, तो उसकी वजह से लीवर ज्यादा इन्फेक्ट होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि गुटखा खाएंगे, गुटखा खाने के बाद क्या होगा कि उसको अपने अंदर ही डाल लेते हैं, तो उससे लीवर खराब नहीं होगा, उससे आमाशय खराब नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो फायदे ना, क्योंकि गुटखा उटका ये सब इसके लिए थोड़ा ना बना है कि आप इसको खाने के बाद, हालांकि ये मनुष्य के लिए बना ही नहीं है, बकरी की तरह बस गुटखा चबाया जाओ चबाया जाओ चबाया जाओ, तो इससे तो अपना ही नुकसान कर रहे हो ना। आइए समझते हैं। तो यकृत की बात कर रहे हैं, तो यकृत क्या कार्य करता है बच्चे, यकृत पहला काम आपका करता है कि यह पित्त का उत्पादन करता है। पित्त रस, जो पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस के अंदर जैसे बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, और लाइथिन होता है, लाइसिथिन होता है, जो क्या करता है कि एक तरह से फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि यह क्षारीय होता है। हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, तो यहाँ पर देखिए, जब भोजन यहाँ पर होगा तो अम्लीय माध्यम में होगा, यहाँ जब भोजन होगा तो अम्लीय माध्यम में होगा। ठीक, तो पित्त जो होता है, तो जो लीवर है वो पित्त का उत्पादन करता है, पित्त रस का स्रावित करता है। और पित्त में हमने आपको बताया कि इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ। तो एक तो होता है बिलीरुबिन, और दूसरा होता है
विलिवर्डिन। क्या होता है? विलिवर्डिन, वरुडिन, ये होता है वर्डिन। तो ये चीज होता है विलिवर्डिन, वर्डिन, वर्डिन, वरुडिन, ये पदार्थ होता है। और दूसरा क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है कि आपने जो ग्लूकोज लिया है उस ग्लूकोज को स्टोर करने का काम भी तो लीवर ही करेगा। तो जो ग्लूकोज को स्टोर करने का काम कर रहा है, उसी को, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब ग्लाइकोजन के निर्माण में क्या करता है? सहायता। तो जो ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। ताकि आपके शरीर को जब ऊर्जा की आवश्यकता हो तो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो है कि एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है कि ये टूटेगा, फिर और टूटने के बाद क्या होगा? फिर आपको ऊर्जा मिल जाएगी ग्लूकोज बन के। आगे समझते हैं। तो यह यूरिया को संश्लेषण करता है। तो यकृत एक ऐसा जो है कि ऐसी ग्रंथि है जो क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, क्योंकि यूरिया हमारे बॉडी के लिए इतना खतरनाक नहीं है। ठीक, तो ये क्या करता है कि यूरिया को जो है कि यूरिया में संश्लेषण का फॉर्मेशन करता है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो कहाँ होता है बच्चे? वो होता है आपके लीवर में होता है। अब एल्कोहल का निराविशन करता है। तो जो आप एल्कोहल लेते हो उसको ये क्या करता है? निराविष करता है। अब देखो ना, क्या बॉडी है कि इसको निराविष काम करने का काम करता है। लेकिन हमने आपको बार बार कहा है कि अल्कोहल लेना जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये ज़्यादातर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ना, जो ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, वो क्या करते हैं कि उस पर लिखा है कि तंबाकू जो है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो वो एक चीज़ ज्ञान देते हैं कि भैया अगला व्यक्ति तो तंबाकू नहीं खा रहा था, फिर उसको कैसे हो गया कैंसर? अगला व्यक्ति शराब नहीं पी रहा था तो उसको कैसे हो गया? मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पीऊंगा, मैं खाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, ये अगले व्यक्ति को ही होगा। और हर व्यक्ति प्रण लेता है कि हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, वो अंततः छोड़ नहीं पाता है। ये जो खासकर जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग का मतलब कि जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, जो 400-500 रुपये रोज कमाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता? क्योंकि परिवार का माहौल ही तो ऐसे बना है ना, कि उनके जो माँ बाप हैं उन लोगों ने माहौल ही ऐसे बना के रखा है। और दूसरी बात है कि जो ये कर रहे हैं उनकी संगति कैसी है। हालांकि संगति का असर जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक नहीं बढ़ेगा। ये तो तय है कि भाई जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक इसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होने वाला है। ठीक, तो आगे समझते हैं। तो अल्कोहल का निराविष करता है, यकृत करता है। तो यकृत जैसे कि ये विटामिन ए का जो है कि कह सकते हैं संश्लेषण भी करता है, उनका संचित भी करता है। और जो यकृत है वो एक पदार्थ छोड़ता है हिपेरिन। तो हिपेरिन क्या करता है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। अगर हिपेरिन नहीं होता तो हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त है, वो प्लेटलेट्स है, वो तुरंत रक्त का थक्का बना लेगा। लेकिन प्लेटलेट्स के थक्का बनाने से रोकने के लिए जो है हेपेरिन क्या करता है कि महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर निभाता है लीवर। तो लीवर को शराब से ना भिगोएं, उन्हें अच्छे पदार्थों की आवश्यकता होती है। लीवर को गुटखा से ना भिगोएं, गुटखा उसे ना खिलाएं, उसे बीड़ी का धुआं ना पिलाएं, उसे सिगरेट का धुआं ना पिलाएं, क्योंकि उसे भी लगता है कि हमें स्वस्थ, अगर वो स्वस्थ रहा तो आपका शरीर निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेगा और भोजन का डाइजेस्ट अच्छी तरह से होगा, क्योंकि अधिकतर जो कार्यभार है वो यकृत के ऊपर है। तो इन्हें सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से आप कपड़ों को, अपने सामानों को, हर चीज़ को संभाल कर रखते हो, उसी तरह से शरीर के अंगों को भी संभाल कर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा, आपका विकास होगा, आपका परिवार का विकास होगा, इस देश का विकास होगा। देश का विकास होगा तो फिर विश्व का कल्याण होगा। एक गलत कार्य को छोड़ने से देखिए कितने फायदे होते हैं। मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो खासकर मजदूर वर्ग के लोग हैं,
अगर उन लोगों ने तंबाकू अल्कोहल छोड़कर इन सब पदार्थों का सेवन रोककर अगर वो कमाते हैं, अपने बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाते हैं, तो ज़रूर उन लोग का एक दिन समय ज़रूर बदलेगा और उन्हें अपने भाग्य या किस्मत पे रोने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर लोग अपने भाग्य और किस्मत को कोसते हैं, जबकि वो नहीं देखते कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं। तो कर्मों पे तो ध्यान देना है। कर्मों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका न तो भाग्य है न तो किस्मत है। भाग्य और किस्मत को 50% लेके चलो, जबकि आपकी मेहनत उसमें 75% होना चाहिए। आपके कर्म उसमें बड़े योगदान देते हैं। अगर आप पानी में चीनी मिलाओगे तो मीठा ही होगा, आप नींबू मिला दिए तो खट्टा ही होगा, क्योंकि आप जैसा कार्य करोगे वैसा ना होगा। आप क्या चाहते हो कि हम चीनी मिला रहे हैं तो खट्टा हो जाए? इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा। जो आप करोगे वही आपको मिलेगा, ठीक। और जब वो मिलता है तो हमें लगता है कि अरे यार हमें ये क्या मिल गया, हमने किया क्या। देखो ना कि हमने किया क्या है, जो किया है वही मिला है आपको। और जीवन में सुख दुख इसका तो आना जाना रहता ही है दोस्तों। तो सुख दुख, अगर सुख नहीं आएगा तो हमें दुख का जो है कि अगर सुख आ गया तो हमें दुख का कैसे महसूस होगा। अगर दुख आ गया तो सुख की इज्जत हम कैसे करेंगे। तो ये मानो का अपना जो है कि घबरा जाता है पल में। तो घबराना नहीं चाहिए, और स्वाभाविक से है कि आदमी दुख में परेशान हैरान जरूर हो जाता है। लेकिन जब आप दुख की घड़ी में होते हैं, जब समस्या की घड़ी में होते हैं, तो उसी में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन आपका गैर है। और एक चीज ध्यान रखना कि आपके जीवन में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला तो आपके पास होना चाहिए ज्ञान। दूसरा, आपके पास ताकत होनी चाहिए। ताकत का मतलब बॉडी बिल्डिंग से नहीं है, ताकत का मतलब होता है कि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा आपका क्या है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो दुनिया आपकी है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका कोई नहीं है। इतना समझ लीजिए। तो बहुत पैसा कमाइए, इतना कमाइए कि भगवान को भी आपकी ज़रूरत पड़े कि भैया हमको भी कुछ दे दो, हमें और किसी की हेल्प करनी है। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जीवन में 3 चीज़ें आप कमाओ। पहला तो ज्ञान होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, ताकत, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तीसरा आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो दुनिया की हर चीज़ें आपकी होंगी। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। वो आपका ही नहीं, मेरा भी कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों लाइफ में। तो आइए हम आगे समझते हैं। तो ये है यकृत, इसके बारे में हम बात कर लिए हैं बेटा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पित्ताशय की बात करते हैं, जो कि यकृत की नलियों से ही जुड़ा होता है। तो यकृत जो क्या करता है कि पित्त रस का निर्माण करता है, तो उसमें ही आकर जो है कि जो पित्त रस होता है इसमें आके स्टोर हो जाता है। और पित्त रस का काम क्या होता है कि यह वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब होता है कि वसा का तो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन पित्त रस क्या करता है, पित्त रस इन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण वसा का पाचन हो जाता है। और वसा सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, लेकिन धीमी गति से देता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपको ऊर्जा तो देता है परंतु बहुत जल्दी देगा, लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाता है ना। तो बनो तो वसा की तरह बनो जीवन में। ये नहीं कि टीन है, टीन समझते हो ना, झट से गर्म हो जाएगा, झट से ठंडा हो जाएगा। बनना हो तो लोहे की तरह बनो। एक बार गर्म हो गए, एक बार जुनून आ गया कि हमें ये करना है, तो उसी तरह से गर्म रहो जिस तरह से लोहा गर्म रहता है। आइए आगे समझते हैं। तो वसा इमल्सीकरण करता है, पित्त का भंडारण करता है, यानी कि यकृत में जो पित्त रस बनेगा उसका ये भंडारण करता रहता है। आइए अब आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत से पहले हम चलें छोटी आंत के पास चलते हैं ना दोस्तों।
तो देखिए छोटी आंत में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके जो है कि मुख में भी हो जाता है, आमाशय में भी होता है, लेकिन पूर्णतः जो पाचन होगा वो छोटी आंत में होगा। फिर उसके बाद वसा का पाचन, तो वसा का पाचन भी छोटी आंत में हो जाता है क्योंकि वहां पर पित्तरस होता है, और पित्तरस क्या करता है कि वसा का इमल्सीकरण करके भोजन का पाचन कर देता है। समझ रहे हो भैया, बात समझ में आ रही है ना? तो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना बढ़िया से आपको समझा रहे हैं, तो एक काम तो कर सकते हो ना, चैनलवा जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो ना, तो कर दो, किसी का भला ही हो जाएगा। आइए आगे समझते हैं। तो कर देना जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना, और लोगों से भी तो सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि अभी तो यही है, हमें तो पूरी दुनिया में जाना है। आइए आगे समझते हैं। प्रोटीन का पाचन यहां पर ही हो जाता है, जबकि हमने बताया था कि प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय में होता है, परंतु प्रोटीन का पाचन यहां भी हो जाता है। पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, जो भी जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जो आंत होता है, तो आंत की दीवारों पर उंगली की समान संरचनाएं होती हैं। वो नींबू देखे, वो नींबू की जो फांक होती है, इसे तोड़ोगे ना तो उसमें उभरी हुई संरचना दिखती है। ठीक उसी तरह से संरचना छोटी आंत में दिखती है, जो क्या करता है कि भोजन का अवशोषण करता है। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है कहाँ पे? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी है, छोटी, लेकिन काम है बड़ी ना। आगे देखिए, पचे हुए पोषक तत्व, तो आगे देखिए बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत में हालांकि भोजन का पाचन उतना नहीं होता है, परंतु यह क्या करता है कि जल का अवशोषण कर लेता है। कभी कभी क्या होता है कि जल का अवशोषण नहीं होता है ना, तो जल का अवशोषण ना होने की वजह से क्या होता है कि जो फीकल मटेरियल होता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिसमें हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है ना। और कभी कभी पानी की कमी हो जाती है तो कब्ज की शिकायत हो जाती है, तेल मसाला खा लिया, पानी पिया ही नहीं। तो बॉडी के लिए पानी भी तो जरूरी है। और आंतों के अंदर कई प्रकार के परजीवी होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, चाहे वो इकोलाई हो, लेकिन और कई प्रकार के ऐसे परजीवी हैं जो भयंकर से भयंकर रोग उत्पन्न भी करते हैं ना। अब यहाँ पर मलाशय की बात करते हैं, तो मलाशय में क्या होता है कि जो फीकल मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो यहाँ के एकत्रित हो जाते हैं, फिर एनस के द्वारा बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ जो दिख रहा है बच्चों, इसे ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को हम बोलते हैं परिशेषिका कृमि। परिशेषिका कृमि, कृमि कहते हैं, मतलब इसे हम अपेंडिक्स के नाम से भी जानते हैं, अपेंडिक्स के नाम से भी जानते हैं। और यह सभी के शरीर में होता है। तो अपेंडिक्स जो है एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब वे अंग जिनका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता है, परंतु कभी क्या होता है कि इसमें गलती से अगर भोजन के पार्टिकल चले जाते हैं तो इसमें मांस बनना शुरू होता है और इसमें पॉइजन बन जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि इसको काट कर बाहर निकाल देता है ना, जब इस साइड दर्द होता है तो अपेंडिक्स। इसमें सेलुलोज का पाचन हो जाता है ना, लेकिन जंतुओं में विकसित होती है, मनुष्यों में विकसित नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है ना। तो चलिए, तो आज ये जो पूरा का पूरा पाचन तंत्र है हमने आपको समझा दिया है। अगर इसमें से कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर इसमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो हमने आपको सिखाया, जो हमने आपको पढ़ाया, उसको पढ़ते जाइए, सीखते जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि बच्चों आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और भी हम अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है। जिस तरह से गाड़ी को चलने के लिए डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हम जैसे टीचर, जैसे हम लोग के पास अभी बच्चों उतना क्या टेक्नोलॉजी नहीं है ना। टेक्नोलॉजी ना होने का मतलब है कि हो सकता है कि इनकम स्रोत कम हो, लेकिन फिर भी इनकम स्रोत कम होते हुए भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के पास अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुँचे, ताकि बच्चे पढ़ें, उनका भविष्य उज्जवल हो और वो भारत का नाम आगे बढ़ा सकें और हमारे इस हिंदुस्तान का नाम हो। तो इसीलिए कहता हूँ मैं,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसे हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। तब तक के लिए आपको से विदा लेते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। इसी जोश और जुनून के साथ आप लगे रहें, पढ़ाई करते रहें। और मैं ईश्वर से रिक्वेस्ट करता हूँ या ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो भी ड्रीम हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो ज़रूर पूरे हों और उन सपनों पर आप लगातार काम करते रहें। आपके माता पिता की जो दुआएं हैं वो आपको मिले, उसके साथ साथ हमें भी मिले। जो हमारा पूरा आशीर्वाद है वो आप लोग को मिले और लगातार आप मेहनत करते रहें और सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। और कभी असफलता से घबराएं नहीं, क्योंकि असफलता से ही सफलता के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि जब हमें ठोकरी लगती है तब हमें गलती का एहसास होता है। और हमने कई बार कहा है कि जो गलतियां होती हैं वही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं, जो आपको सिखाने का कार्य करती हैं। तो इसी के साथ एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।